Good morning, students. This is your science class, and we were studying chapter number 1, nutrition in plants. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, और हमें ये देख रहे थे कि प्लांट्स में कहाँ से आता है. ठीक है, हमने दो चीज़ें और भी पढ़ी थी. हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा था हमने. और हमने क्या पढ़ा था? हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझी थी ना. ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, एक बीच में ये पार्ट है, इसे समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है. क्या नाम है इसका? सेल. सेल क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? सेल. द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल. जो सबसे छोटी यूनिट हो सकती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. जैसे कि मान लो कोई भी बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है? वो हो सकती है ब्रिक्स. ठीक है, उससे छोटी यूनिट तो कोई नहीं है ना. ऐसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जो छोटी यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं. ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है, ये होता है सेल का स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, सेल के अंदर ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. सेल्स कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ वो एक ही सेल से बने होते हैं. हमारे अंदर तो मिलियन सेल्स हैं. ठीक है, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. Most cell have a distinct centrally located spherical structure called nucleus. कुछ सेल्स के अंदर एक छोटा सा बिल्कुल सेपरेट सा सेंटर में लोकेटेड होता है छोटा सा, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो ये न्यूक्लियस के साइडों में थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस दिख रहा है आपको, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो. मान लो एक ये एग है, आप एग का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग. ठीक है, एग का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ये पूरा एग है, ये इसकी आउटर बाउंड्री है, मतलब हम क्या बोलते हैं? छिलका है, जैसे कि ये बोल दिया हमने. ठीक है, एग के अंदर जो छोटा छोटा येलो पोर्शन होता है, ठीक है, एक येलो पोर्शन होता है और एक ये साइडों में क्या होता है? वाइट वाला पोर्शन होता है ये साइड्स में. ठीक है, तो एग को हम क्या कहते हैं? एग को हम क्या मान सकते हैं कि ये सेल है. ठीक है, जो एग का आउटर लेयर है जो एग की, उसे हम क्या कह देते हैं? कि ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, हम सेल से रिलेट करके बता रहे हैं ना. ठीक है, अब ये जो येलो वाला पोर्शन था एग का, इसे हम क्या कह देते हैं? बीच में जो है ये हम कह देते हैं ये न्यूक्लियस है. ठीक है, अब जो एग के अंदर वाइट वाइट पोर्शन था जो साइड्स में होता है, येलो पोर्शन के साइडों में जो वाइट वाइट पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कि ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब आपको बड़ा इजी हो जाएगा समझने में. अब देखिए, न्यूक्लियस क्या होता था? जो ये एग का येलो पोर्शन है वो बीच वाला न्यूक्लियस है. साइटोप्लाज्म क्या है? जो एग का जो बीच में वाइट वाइट पोर्शन है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो एग का आउटर बाउंड्री है. ठीक है, और एग को हम क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहे हैं. ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. चलिए आगे पढ़ते हैं हम. अब ये हमने पढ़ लिया टॉपिक एक. अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1. टेक 2 potted plants of same kind, keep one in dark in black box for 72 hours and other in the sunlight. Perform iodine test on both the on leaves of both the plants as you did in class 6. आपने iodine test के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 में. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. आयोडीन टेस्ट हम लोग किस लिए करते थे? हम लोग ये चेक करने के लिए करते थे कि आयोडीन टेस्ट से हमें ये पता लगता था कि प्लांट्स में स्टार्च है या नहीं है. अगर प्लांट्स के अंदर स्टार्च होगी तो इसका क्या मतलब है? कि उन्होंने क्या किया है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी की है. ठीक है, द लीव्स अदर देन ग्रीन also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis can take place in these leaves also. देखो, अभी तक हम फोटोसिंथेसिस में क्या कह रहे थे? कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल होती है. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होगी. ठीक है, क्लोरोफिल बाकी और प्लांट्स में भी हो सकती है, जैसे कि रेड, ब्राउन और अदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल हो सकती है. और वो भी क्लोरोफिल होगी तो वो भी क्या कर देंगे? फोटोसिंथेसिस कर देंगे, अपना फूड खुद बना लेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं.
You often see slimy green patches in the pond and in other stagnant water. Stagnant मतलब रुका हुआ water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आपने अब देखा होगा, मान लो कहीं पे भी वाटर रुका हुआ है, जैसे कि वाटर होता है, कई बार हमने देखा है उसके अंदर ऊपर ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आई हुई होती है। जैसे कि मान लो ये वाटर है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। जो रुका हुआ वाटर होता है उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी, उसे क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ठीक है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब वो क्या कह रहा है कि एल्गी ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है तो मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस कर लेंगे का क्या मतलब है? कि वो अपना फूड खुद बना लेंगे। ठीक है। इस तरह से एल्गी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कल क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट हमने बताया था फूड की फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड मतलब किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है, और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्लांट्स और चीज़ें कैसे बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं हम। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस वो क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट कैसे आ रही है? फोटोसिंथेसिस से। मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल में से आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि प्रोटीन, फैट और विटामिन ये प्लांट्स के पास कहाँ से आते हैं? प्लांट्स अपना खाना तो खुद बना रहा था, ठीक है, पर प्लांट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो प्लांट के अंदर ये वाली चीज़ें प्रोटीन, फैट एंड विटामिन ये कहाँ से आते हैं? ठीक है। ये अब हम आगे देखेंगे। और ये पिछले लाइन में क्या बोल रहा है? जो प्रोटीन होते हैं ना वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर आ कहाँ से रही है? हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा था कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड? एनवायरनमेंट से आ रही थी। और प्लांट्स के अंदर कैसे जा रही थी? जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनके उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में जा रही थी। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन कैसे आएगी। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन gaseous form in the air. However, plants cannot absorb नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। देखो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारी प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, पर प्लांट्स उन्हें ऐसे ले नहीं सकते। जैसे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी ना, पर वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ठीक है। अब नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर कैसे आएगी? सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. These soluble forms are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen. ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है अब कि सॉइल के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और सॉइल के अंदर डाल देते हैं। अब सॉइल के अंदर चले गए तो मतलब वो रूट्स में चले गए, रूट्स में चले गए, रूट्स में गए तो मतलब वो स्टेम में गए, स्टेम में गए मतलब वो ब्रांचेस में गए, ब्रांचेस में गए मतलब लीव्स में गए। ठीक है। ये प्रोसेस आपको मैंने बताई थी ना कि कैसे फूड और कैसे ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ें प्लांट्स में, रूट से लीव्स तक, ये बताया था ना मैंने आपको कल। ठीक है। तो ऐसी नाइट्रोजन भी ट्रांसफर हो जाती है, कैसे? सॉइल से। ठीक है। अब आगे क्या है? दी सोल्यूबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। अब हमने जब रूट्स में पानी दिया तो वो सॉइल में हमने पानी दिया तो वो रूट्स में से एब्जॉर्ब हो गया। अब वो जैसे जैसे पानी ऊपर जा रहा है ऐसे ही वो नाइट्रोजन भी ऊपर जा रही है। और एक तरीका भी होता है, एक तो ये तरीका था कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एक ये भी तरीका होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि फार्मर्स सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर डाल रहे होते हैं, तो फर्टिलाइजर क्या होता है? उनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब वो फर्टिलाइजर किस लिए डालते हैं? ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन चली जाए। अब सॉइल में चलेगी तो फिर से वही बात है, सॉइल में चलेगी तो रूट्स में चलेगी, रूट से फिर ऊपर लीव्स तक चली जाती है। ठीक है। ऐसे प्लांट्स को क्या मिल जाती है? नाइट्रोजन मिल जाती है। अब आपको ये पता लग गया?
आगे देखिए, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। अब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या भी बना लेते हैं, प्रोटीन और फैट भी बना लेते हैं। अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली, हमने देख लिया कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं प्लांट्स में। ठीक है, आज हम रीडिंग इतना ही करेंगे। ये देखिए हमारे पास वर्ड ट्रांसलेशन आ गए हैं। अब देखिए आपके पास 21 पे क्या गिवन है, एल्गी, फर्टिलाइज़र, पैरासाइट। आपको ये सब चीज़ें अभी नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपका सेम ही, वो आपको वर्ड ट्रांसलेशन अभी सेम ही करने हैं। आपके जो भी अभी आपके 22 तक वर्ड आपको समझ आ गए हैं, आपके जो चैप्टर में थे अभी 22 तक आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 22 तक लर्न करने हैं। 20 तक कर लेना, सेम ही होमवर्क है। अभी वर्ड ट्रांसलेशन आपको 1 से 20 ही करने हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कितने कर लिए थे, हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, न्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये हमने पढ़ लिया था कल। ठीक है, हमने स्टोमेटा भी कल कर लिया था। चलिए अब सेल देख लेते हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स। अभी मैंने आपको बताया टाइनी यूनिट से बने होते हैं, सेल होती है वो। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिससे सेल कवर होता है। जैसे मैंने एग का एग्जांपल दिया था, जो आउटर लेयर एग की होती है वो सेल मेम्ब्रेन से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स अ जेली लाइक सब्सटेंस। जो एग के अंदर वाइट वाइट वाला पोर्शन होता है साइडों में, उसे हम साइटोप्लाज्म से रिलेट कर सकते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता था, न्यूक्लियस जैसा कि एग के अंदर वो येलो पोर्शन होता है सेंटर में, ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस भी पता लग गया आपको। अब लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी पता है आपको, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, आपको ये वर्ड ट्रांसलेशन भी सॉरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता लग गए। कौन कौन से करने हैं आपने करना है सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।